So hello everyone. So welcome to our channel. I am Sumant and here I am with another session for the retail banking for CIB exams. So here we'll continue the practice series, right? So before I would like to say कि ये वाला सेशन आपका कल तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। सो मैंने रात को ये वाला सेशन ऑलरेडी मतलब रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। और बाद में ये पता चला मैं इसको रिकॉर्ड कर दिया हूँ बट आई फॉरगॉट टू पुट माई माइक, मतलब माइक को यूज़ करना यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो माइक को यूज़ करना भूल गए थे एंड बाद में रियलाइज हुआ कि इतना भी ऑडियो यू नो ठीक नहीं था। सो फाइनली अभी मेरे को फिर से वाला सेशन बनाना पड़ रहा है, सो इसीलिए थोड़ा वाला डिले हुआ है। सो इसमें लेट मी शो यू द कंटेंट फॉर यू। सो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सिविल का है, सॉरी क्रेडिट रेटिंग का है, हमने ऑलरेडी उसका एक सेशन कर लिए हैं। और ये वाले सेशन में आपको क्रेडिट रेटिंग के साथ हमारा जो चैप्टर है रिटेल एसेट प्रोडक्ट का हाउसिंग लोन जो है, हाउसिंग लोन मेन, और नेक्स्ट है जो इम्प्रूवमेंट लोन एंड डेको लोन, उसका भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। This is the 96th question. So Credit Information Bureau of India Ltd is owned by whom? ठीक है। सो जो ये होता है देखिए सिबिल। सो सिबिल को कौन कौन जो है ओन किए हैं? सो डन एंड ब्रांचेड प्लस ये है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, एचएसबीसी, आईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, अल्लाह बैंक, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। इसमें जो जो पार्टनर्स है ये है आपका डून, ब्राड स्टेट, एस बी आई, एच डी एफ सी, ट्रांस यूनियन, ये लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो बैंक ऑफ इंडिया, एच एस बी सी एंड आईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग फॉर द बैंक्स? सो बैंक में हम जो क्रेडिट स्कोरिंग को करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। सो जैसे कि हम क्रेडिट को एनालिसिस करने के लिए उसका कैसे क्या हिस्ट्री है, उसका कैसे रिपेमेंट कैसे पहले पेमेंट, उसका पेमेंट हिस्ट्री क्या है वो सब जानने के लिए। पर यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। प्राइस फॉर द रिस्क एंड स्पीड ऑफ क्रेडिट डिसीजन एंड डिस्बर्समेंट। सो जो भी रिस्क फैक्टर है उसको भी एनालिसिस करने के लिए, एंड स्पीड ऑफ द क्रेडिट डिसीजन, एक्चुअली उसको देना है या नहीं देना है, अगर क्रेडिट को लो है उसको नहीं देना है, जो भी है उसको डिसाइड करने के लिए, डिस्बर्समेंट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रिपेयर कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कस्टमर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम रेडी कर रहे हैं। टू नो द रीजन बिहाइंड द डिफरेंशिएशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सिविल के अकॉर्डिंगली हमारा ऊपर नीचे होता ही है, सो ये जो है रीजन जानने के लिए। सो नेक्स्ट है एनी पर्सन कैन एक्सेस हिज और क्रेडिट रिपोर्ट डायरेक्टली। सो ये वाला है। सो मेन इंपॉर्टेंटली क्रेडिट स्कोरिंग हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दिस फैक्टर को जानने के लिए, उसका पेमेंट हिस्ट्री जानने के लिए, और हमें क्रेडिट जो है डिसीजन, एक्चुअली उसको लोन देना है या नहीं देना है उसको भी डिसाइड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसका जो मेन पर्पस वही है, दैट इज द करेक्ट वन। और अगर उसका अच्छा रहा देन वी विल प्रोसीड फर्दर इन स्पीड वे, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट आउट द मिस्टेक्स आज ऑकर इन क्रेडिट स्कोरिंग। सो जो भी आपका मिस्टेक्स है, क्या क्या मिस्टेक्स है यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। सो फर्स्ट ऑप्शन है कंफ्यूजन इन नेम्स ड्यू टू सिमिलरिटी इन नेम्स, ह्यूमन इनपुट एरर, आइडेंटिटी थेफ्ट व्हिच आर एक्सप्लॉइटेड, बोथ ए एंड बी, नो मिस्टेक्स इन क्रेडिट स्कोरिंग। सो क्रेडिट स्कोरिंग में कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक हो ही जाता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखिए कंफ्यूजन इन नेम्स। सो नेम अगर सिमिलर रहता है तो उसके लिए कुछ कुछ कभी कभी कंफ्यूजन इन नेम्स हो जाता है। ह्यूमन इनपुट एरर, आइडेंटिटी थेफ्ट व्हिच आर एक्सप्लॉइटेड, सो कभी कभी आइडेंटिटी थेफ्ट का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन इनपुट एरर वो भी कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। सो ये जो है सेट आउट द मिस्टेक्स। सो ये जो मिस्टेक्स है कभी कभी बाई चांस हो ही जाता है, ठीक है। और अभी इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या है, जैसे कि अभी हमारा आधार कार्ड नंबर जो है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेम में एक्चुअली ये सेम है या अलग है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा मिस्टेक्स के अंदर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन।
ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन को देखिए। When one feels chances of error in credit scoring, then what steps could be taken for clarification in the credit report? So जब किसी को फील होता है कि यार कुछ एरर हो सकता है इन क्रेडिट स्कोरिंग में, देन हमें कौन सा स्टेप ले लेना चाहिए फॉर द क्लैरिफिकेशन इन द क्रेडिट रिपोर्ट। सो यहाँ पर देखिए, आज द बैंक, ठीक है, अगर किसी कस्टमर को फील होता है कि कुछ एरर हुआ है क्रेडिट स्कोरिंग में, देन उसको कौन सा वाला स्टेप लेना जरूरी है। आज द बैंक हु डिक्लाइन द क्रेडिट टू प्रोवाइड द कंट्रोल नंबर ऑफ 9 digit for the credit reports, ठीक है। सो कॉल फॉर हेल्प ऑन सिविल वेबसाइट www.civil.com and inform the exact nature of discrepancies as pointed out by the bank। सो हमें जाके जो सिविल का जो वेबसाइट है वहाँ पर हमें हेल्प की लेने की ज़रूरत है, एंड बाय मेंशनिंग कि बैंक ने कौन सा वाला पॉइंट में हमें डिस्क्रिपेंसी मेंशन किया था, ठीक है, उस पॉइंट को मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम हेल्प भी जो है कॉल कर सकते हैं इन द सिविल वेबसाइट। सो नेक्स्ट है, इफ बैंक इज इन इनकॉर्पोरेटिव देन लॉज ए कंप्लेंट इन द बैंक्स वेबसाइट। सो अगर बैंक आपको कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, अगर आपको पता है कि या कुछ एरर हुआ है, आपने ऐसा हिस्ट्री अपने पेमेंट किए हैं फिर भी कुछ गलती हुआ है शायद इनपुटिंग कुछ एरर मतलब स्कोरिंग के रिपोर्ट में, तो आपको बैंक कॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। अगर इनकॉर्पोरेट है, अगर कॉर्पोरेट नहीं करा है क्योंकि आप स्टेटमेंट दिखाएं कि हाँ आपने पेमेंट किए हैं, आपके पास तो स्टेटमेंट होगा ना, लोन का स्टेटमेंट, तो वहाँ से पता चल जाता है, पर आपका फिर भी आपका दिखा रहा है कि नहीं आपने डिले की, तो वहाँ पर कुछ एरर है, तो आप अपना स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं। उसके बाद भी अगर बैंक आपको कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, देन आप बैंक में जाके वेबसाइट में एक लॉज कंप्लेन कर सकते हैं। एंड ऑन फेल्यूर टू रिसीव एनी आंसर विद इन 15 डेज, अगर आपको बैंक 15 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं देता है, देन आप बैंक कंप्लेन में उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव और ओनली ए एंड बी, ठीक है। सो 99 इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर अवेलिंग हाउसिंग लोन। सो यहाँ तक हमारा क्रेडिट रेटिंग था, ठीक है। सो क्रेडिट रेटिंग का कुछ था पार्ट्स वो यहाँ तक खत्म हो गया। आप अच्छे से थोड़ा इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, क्रेडिट रेटिंग का कुछ कुछ एमसीक्यू आ ही जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। और अभी हम देख लेंगे आपका जो है रिटेल एसेट का पार्ट में, रिटेल एसेट के पार्ट में हमारा जाता है हाउसिंग लोन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर अवेलिंग हाउसिंग लोन्स। सो हाउसिंग लोन लेने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मेंबर ऑफ रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, शुड नॉट बी एंजॉइंग, और ये है आपका इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मेंबर ऑफ रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और नेक्स्ट है शुड नॉट बी एंजॉइंग क्रेडिट फैसिलिटी एल्सवेयर एंड शुड नॉट हैविंग डिफॉल्टेड इन एनी अदर। सो उनके पास जो है और कोई दे शुड नॉट एंजॉय द क्रेडिट फैसिलिटी और कहीं कहीं पर भी, एंड उनको कोई भी अदर फैसिलिटी में, कोई भी अदर लोन में भी उनका डिफॉल्ट नहीं होना जरूरी है, मतलब एनपीए नहीं होना जरूरी है, जो कि आपको सिविल रिपोर्ट से पता चल जाता है, ठीक है। सो शुड हैज रेगुलर इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, सैलरी क्लास शुड हैव मिनिमम 3 years confirmed सर्विस, एप्लीकेशन शुड नॉट बी मोर देन 55 to 60, शुड नॉट बी मोर देन 55 to 60 नहीं 60 ईयर, ठीक है, 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये वाला है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, ये जो तीनों है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूड होता है। सैलरी क्लास में के लिए हम मिनिमम 3 years कंफर्म सर्विस, और अगर बिजनेस क्लास के लिए लेते हैं उनका जो 3 year उसका जो इनकम है 3 year लास्ट जो है आईटीआर का भी हम रिटर्न को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉयड के केस में आपका 3 years कंफर्म, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन मिनिमम 3 years स्टैंडिंग इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड, मतलब कोई भी अगर बिजनेस पर्सन है उसको उस बिजनेस में 3 year कंटिन्यूसली हो जाना जरूरी है। इससे कैसे पता चलेगा, आप उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लीजिएगा बिजनेस का, ठीक है, ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर आपका लास्ट 3 year का अगर वो किया है, देन अगर ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन कोई कर रहा है, ट्रेड सर्टिफिकेट, देन वहाँ पर ओब्वियसली बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो और आईटीआर भी देख सकते हैं, आईटीआर लास्ट 3 year का, वहाँ से ही पता चलेगा हाँ आईटीआर वाइल बंदा कर रहा है, वहाँ पर आपको सेल्स वगैरह आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो उसका बैलेंस शीट भी ले सकते हैं लास्ट ईयर का। सो ये रहा, ये इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव आर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर द अवेलिंग हाउसिंग लोन। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 101
फॉर व्हाट पर्पसेस हाउसिंग लोन कैन बी सैंक्शन बाय बैंक्स। सो कौन सा पर्पस के लिए जो है हाउसिंग लोन हम सैंक्शन करते हैं बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, परचेस ऑफ न्यू हाउस, ओल्ड हाउस और फ्लैट फॉर एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड हाउस। So next option, old house is should not be old house is should not be more than 5 to 20 years. Purchase of new flat, land, extension of house, construction of new house। यहाँ पर बस एक बोल दिया है कि old house का जो है should not be more than to 5 to 20 years। so next है both A and B and none of the above। ठीक है, so यहाँ पर जो है पॉइंट है कि ये जो आंसर हो जाता है ओल्ड हाउस पर, यहाँ पर अगर लिखता मोर देन 15 years not 20 years। ठीक है, सो ओल्ड हाउस शुड नॉट बी मोर देन 50 years, देन ओनली हम उस, अगर कम है 15 years से, देन हम उस ओल्ड हाउस को मतलब कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, परचेस ऑफ न्यू हाउस, ओल्ड हाउस यू नो लेस देन 15 years, शुड नॉट मोर देन 15 years। फ्लैट और फॉर एक्सटेंशन, कोई भी फ्लैट न्यू फ्लैट बाय करने के लिए, फॉर एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड हाउस, उसको भी एक्सटेंड करने के लिए हम हाउसिंग लोन दे सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the security taken by banks under housing loan proposals? So housing loan जब हम देते हैं तब कौन सा हम सिक्योरिटी लेते हैं? ऑब्वियसली हम मॉर्गेज सिक्योरिटी, इस टाइम हम जो सिक्योरिटी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। सो मॉर्गेज का डेफिनेशन क्या है? कोई भी हम सिक्योरिटी जो कि आपका इमूवेबल है, इमूवेबल सिक्योरिटी लेते हैं, सो दैट इज नोन एज मॉर्गेज। अगर कोई हम मूवेबल सिक्योरिटी लेंगे देन वो हो जाएगा हाइपो। हाइपो आपका हो जाएगा स्टॉक्स के केस में। अगर कुछ और भी होता है जैसे प्लेस, जैसे हम गोल्ड लेते हैं उसको प्लेस करते हैं, ये भी आपका मूवेबल है ना, तो उस केस में गोल्ड को प्लेस किया जाता है और जो भी स्टॉक्स वगैरह होता है उसको हम हाइपोथेकेट करते हैं। और जैसे आपका कार है, व्हीकल है, उसको भी हम हाइपोथेकेट करते हैं, प्लेस नहीं। उसको भी याद रखिएगा कौन सा वाला सिक्योरिटी हम किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिक है जो हम जेआईबी में कवर किए हैं। सो यहाँ पर देखिए हाउसिंग लोन में हम कौन सा लेते हैं? फर्स्ट, लीगल मॉर्गेज ऑफ द हाउसिंग प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर बोला है लीगल मॉर्गेज, सो लीगल मॉर्गेज नहीं लेते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द हाउसिंग प्रॉपर्टी फाइनेंस which should be in the name of the applicant or jointly with the co-obligant with clear title। so next देखिए, power of attorney issued to the bank by the applicant on the clear title of the property। so power of attorney बैंक के नाम में इशू नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए वो लोन अपना शुद्ध कर देगा, मतलब लोन रिपेड कर देगा, उसका हम उसको रिटर्न कर देंगे, उसका सिंपल बात है। सो ये जो पावर ऑफ अटर्नी नहीं होता है, हम क्या करते हैं? इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं। ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी फाइनेंस which should be in the name of, जो प्रॉपर्टी फाइनेंस वो कर रहा है, हम जो फाइनेंस कर रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को, वो वाला है आइदर एप्लीकेंट के नेम में होना चाहिए, जैसे कि ए है एप्लीकेंट, सो ए के नाम में होना जरूरी है। और एल्स अगर को-ऑब्लिगेंट है, जैसे एक ए अपना नेम ले रहा है और बी उसका वाइफ है, बी के नाम में उसका प्रॉपर्टी है, सो इसके साथ भी ज्वाइन कर सकता है और हम इन दोनों को साथ भी हम इसको, ये जो साइन करेगा हमारा मॉर्गेज फाइल में, क्योंकि बी के नाम में प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इसको भी हम को-ऑब्लिगेंट में इंक्लूड करके हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ए के नाम में नहीं है फिर भी हम कर सकते हैं। और जैसे कि ए का सैलरी है, इसका बिजनेस है, या ये सैलरी है, इसका बिजनेस है, हम यहाँ पर दोनों को, अगर ए का देखेंगे ITR फाइल से अगर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर दोनों का भी इनकम को लेके दोनों का जो है अमाउंट मतलब यूज कर सकते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि उनको 80 लाख चाहिए और अगर ए का यूज करके उनका 50 लाख आ रहा है और 30 लाख के लिए हम, अगर बी को कोई इनकम है सोर्स जैसे उसका वाइफ का, देन हम बी का भी इनकम सोर्स को यूज करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 80 में ला सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर टाइटल, मतलब उस जो है प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना जरूरी है और कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको हम टाइटल क्लियरिंग लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो टाइटल क्लियरिंग की बात उठ रहा है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्या करते हैं? पहले हम टाइटल क्लियरिंग देते हैं, कोई एक जो होते हैं लॉयर्स है। ठीक है, सो हमारा एक होता है टाइटल क्लियरिंग रिपोर्ट, TCR। ठीक है, सो इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में TCR रिपोर्ट। उसके बाद हमारा एक हो जाता है वैल्यूएशन रिपोर्ट। सो वैल्यूएशन रिपोर्ट आइदर कस्टमर दे सकता है या हम अपना इंटरनल अथॉरिटी से करा सकते हैं। और एक ये हो जाएगा आपका वेटिंग। सो ये जो टाइटल क्लियरिंग दिया है उसको अगर हम वेरीफाई कराएंगे और एक लॉयर के द्वारा, ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है नहीं, सो ये रहेगा वेटिंग। ये तीनों रिपोर्ट हम इस केस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो टाइटल क्लियरिंग रिपोर्ट इज मस्ट, वहाँ पर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वो उसको क्लियर करके दे देते हैं। वैल्यूएशन में हमें 3 वैल्यू मिल जाता है, एक हमारा होता है रियलाइजेबल वैल्यू, और एक होता है मार्केटेबल वैल्यू, ठीक है, और एक होता है डिस्ट्रेस वैल्यू। सो रियलाइजेबल वैल्यू उसको आप कभी भी बेचिए, उसका जो वैल्यू रहेगा रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केटेबल अभी के मार्केट में उसका क्या वैल्यू है अभी के मार्केट में, और डिस्ट्रेस अगर ओस्ट कंडीशन में हम उसको अगर बेचेंगे कितना पैसे में हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, सो
दिस इज द वन। सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट वन। हम इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105। तो ये वाला क्वेश्चन का देख सकते हैं 105। सो हाउ, एक सेकेंड। सो हाउ द हाउसिंग लोन इज डिस्बर्स्ड व्हेन द ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी इज प्रोसेस। जब हम ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा ऑलरेडी कोई हाउस भी हो सकता है, कोई फ्लैट के केस में ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उस केस में हम कैसे हाउसिंग लोन को डिस्बर्स करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लोन अमाउंट इज डिस्बर्स्ड इन वन गो बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अप टू द सेल। जो भी का एग्रीमेंट होगा सेल में, उस अमाउंट में जो होगा अमाउंट, परचेस अमाउंट, उसके अकॉर्डिंगली हम लोन अमाउंट को कर देंगे, वही वाला इक्वल रहेगा। इट्स रजिस्ट्रेशन विद द एंड इट्स रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस कंप्लीशन इन द नेम ऑफ बायर ऑफ द फ्लैट और हाउस। सो और एक रजिस्ट्रेशन ले लेंगे जहाँ पर एश्योरेंस रहेगी, कंप्लीशन जो है फ्लैट जो है बायर के नाम में हो जाना जरूरी है, ठीक है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, टोटल परचेस प्राइस, जैसे टोटल परचेस प्राइस उसका 100 पर कर लीजिए, रिड्यूस बाय मार्जिन, मार्जिन हमारा नॉर्मली 20% मिनिमम है, 20 पेड बाय द अप्लीकेंट बिकम्स। सो इसको हम रिड्यूस कर देंगे 20, हमारा कितना हो जाएगा 80 विल बिकम आवर लोन अमाउंट। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा लोन अमाउंट हो जाता है, ठीक है। सो व्हिच इज डिस्बर्स्ड इन वन गो बाय बैंक बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट टू सेल। सो जो भी आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिसाइड करते हैं। एंड आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेस कंप्लीटेड इन द नेम ऑफ द बायर और फ्लैट और हाउसेस। सो जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो इसमें है आपका जो है बैलेंस अमाउंट आफ्टर मार्जिन पेमेंट, लोन अमाउंट विच इज डिस्बर्स्ड बाय द बैंक इन इंस्टॉलमेंट। सो ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी ये भी नहीं है। सो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका जितना परचेस प्राइस होगा उससे मार्जिन को माइनस करके जो भी आपका रहेगा दैट विल बी आवर लोन अमाउंट। और इसका हम वन गो में कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में भी, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसके ये कैसे डिसाइड होगा, एग्रीमेंट टू सेल के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर इस रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस। सो उसमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हम इसको इंक्लूड करते हैं। सो ये वाला ऑलरेडी कंप्लीटेड के केस में हम ऐसे फाइनेंस कर सकते हैं हाउसिंग लोन को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट वन। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन अंडर हाउसिंग लोन द एप्लीकेंट हैज टू मेंटेन। सो मिनिमम मार्जिन कितना रहना जरूरी है, 25 20% बोथ ए एंड बी, नो मार्जिन। सो मिनिमम मार्जिन पूछा है, सो मिनिमम मार्जिन 20% रहता है, ठीक। सो कोई बैंक में आपका 25% है मिनिमम, उससे ज़्यादा अकॉर्डिंगली आप मेंटेन कर सकते हैं, मिनिमम आपका 20% होना जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द पर्पसेस फॉर व्हिच हाउस इंप्रूवमेंट लोन्स कैन बी अवेल्ड। सो हाउस इंप्रूवमेंट लोन, इंप्रूवमेंट मतलब वही है, कोई एक हाउस होगा उसको इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूव करने के लिए क्या, उसका रिपेयर हो सकता है, रिनोवेशन हो सकता है, अपग्रेडेशन हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, और रिपेयर में भी इसको इंक्लूड हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन सब है, यहाँ पर कुछ कुछ मिसिंग है। ऑप्शन बी देखिए, मेजर रिपेयर, अपग्रेडेशन, अदर रिपेयर है, रिपेयर, रिनोवेशन, पेंटिंग है, रिनोवेशन, पेंटिंग, अदर से। पर ऑप्शन ए में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो ये जो पर्पस है सब आपका यूज होता है फॉर द होम इंप्रूवमेंट लोन। सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द मार्जिन अंडर हाउस इंप्रूवमेंट लोन्स आर डिफरेंट देन हाउस परचेस लोन। हाउस परचेस लोन से हाउस इंप्रूवमेंट लोन का जो मार्जिन कैसे डिफर होता है, यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि मार्जिन फॉर हाउस इंप्रूवमेंट लोन कितना है। ये जो रेंज कितना रहता है, मार्जिन इज 20 to 50%, मार्जिन इज 20 to 30%, 50 to 60% एंड फुल लोन ग्रांटेड। सो इसमें मार्जिन रहता है दैट इज 20 to 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो ये जो है होम इंप्रूवमेंट के लिए और जो है होम डेकर, सो इन दोनों के लिए भी आपका सेम मार्जिन रहता है, ठीक है। सो व्हाट आर द सिक्योरिटीज व्हिच कैन बी गिवन बाय द बोरोवर फॉर हाउस इंप्रूवमेंट लोन्स टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो व्हाट आर द सिक्योरिटीज, कौन सा वाला सिक्योरिटी फॉर हाउस इंप्रूवमेंट लोन के लिए बोरोवर जो है बैंक को दे सकता है। सो इस केस में आपका देखिए, हम नॉर्मली जो है इक्विटेबल मॉर्गेज फॉर हाउस, फर्स्ट ऑप्शन इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर रिपेयर एंड रिनोवेशन। जिस प्रॉपर्टी को रिपेयर एंड रिनोवेशन पर्पस के लिए ले रहा है उस प्रॉपर्टी को भी आपका इक्विटेबल मॉर्गेज रख सकता है। सो ये आपका इंक्लूडेड है। सो नेक्स्ट है लीगल मॉर्गेज ऑफ द हाउस अंडर रिपेयर, जो लीगल मॉर्गेज नहीं होगा। इंग्लिश मॉर्गेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। एनी अदर इनकम्बल प्रॉपर्टी, मतलब और कोई अगर उसके नाम में प्रॉपर्टी है तो वो भी, एंड वो टाइटल क्लियरिंग हमें तो लेना ही है, दैट विल बी द प्रोसेस। नेक्स्ट पर और कोई प्रॉपर्टी है देन हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी में इंक्लूड होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड डी, ठीक है। सो ये रहा ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीपेमेंट ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन हाउसिंग लोन कैन बी मेड इन। सो इसमें रीपेमेंट पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। सो रीपेमेंट पीरियड कितना हो जाना चाहिए, मैक्सिमम पूछा है 5 ईयर्स मैक्सिमम, 5 to 10 ईयर मैक्स, सॉरी ये वाला हटाइए, 5 ईयर मैक्सिमम, 10 ईयर मैक्सिमम, 20 ईयर्स विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। सो इसका जो रीपेमेंट पीरियड है मैक्सिमम 10 ईयर है इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये रहा आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक है देखिए, मोराटोनियम पीरियड कितना है। सो जब हम हाउसिंग इम्प्रूवमेंट, ये दोनों किसका है, हाउस इम्प्रूवमेंट एंड आपका है डेकोर लोन। सो इन दोनों के लिए मोरेटोरियम पीरियड आपका होता है 3 मंथ के लिए, ठीक है। और होम डेकोर, जो ये डेकोर लोन है, यहाँ पर देखिए हाउस डेकोर। सो डेकोर लोन कब लेते हैं, कोई भी आपका फर्निशिंग करने के लिए, ठीक है, फर्नीचर वगैरह ऐड करने के लिए फर्निशिंग, और होता है एक क्यों ना इंटीरियर डेकोरेशन अगर करना है और एयर कंडीशनिंग करना है, उसके लिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया आपका इंप्रूवमेंट के लिए वो भी इसमें सेम रहता है, ठीक है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये था हमारा रिटेल एसेट का हाउसिंग लोन का। और आप भी जो बुक को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर आपका केस स्टडी आ जाएगा, जैसे कि आपको पूछ लेगा कि ऐसा है परचेस प्राइस, आपको कितना कितना रखना है, यहाँ पर आपका कितना मार्जिन, कितना लोन सैंक्शन करेंगे। सो नॉर्मली अगर कोई आपको पता नहीं है, अगर आपको मार्जिन नहीं दिया है, यू विल टेक द 20% मार्जिन, ठीक है। सो अगर मेंशन किया है अकॉर्डिंगली जस्ट टेक। सो ये वाला याद रखिएगा, जैसे पूछेगा कि ये वाला लोन में आपका मोरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा, ठीक है। सो जैसे कि आपका एक लोन सैंक्शन हो गया जनवरी में, मैं आपको पूछता हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जनवरी 2021 में, 1 जनवरी 2021 में आपने एक लोन को डिस्पर्स किया, उसका जो इंस्टॉलमेंट है कब से स्टार्ट होगा आपका फॉर द होम इम्प्रूवमेंट और डेकोर लोन के लिए आपका 3 मंथ है। सो जनवरी हो गया, देन फरवरी हो गया, देन जनवरी, फेब हो गया, मार्च हो गया, 2 मंथ गया, देन मार्च के बाद अप्रैल। सो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। सो आपका जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट विल बी द 1 अप्रैल 2021, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ मोरेटोरियम पीरियड, मतलब हम 3 मंथ उसका जो कुछ उसके इंस्टॉलमेंट चार्ज नहीं करेंगे। 3 मंथ के बाद जो होगा उसी डेट से हमारा इंस्टॉलमेंट चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम सेट करके रखते हैं, ऑटोमेटिकली आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये देखिए, जो सिक्योरिटी है अलग बात है यहाँ पर, और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, हम सिक्योरिटी लेते हैं हाउसिंग लोन में, सही बात है। जो सिक्योरिटी हमारा जो है दैट विल बी द वर्स्ट कंडीशन में हमारा यूज होता है, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन में मतलब जब आपका लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, जब आपका हाउसिंग लोन कस्टमर विल अनेबल टू पे, कस्टमर इज नॉट पेइंग प्रॉपर्ली, उस केस में जब डिफॉल्ट हो जाएगा या एनपी हो जाएगा, डिफॉल्ट के बाद आपका एनपी हो जाता है, ठीक है। सो तब आपका जो है सिक्योरिटी को हम सेल करके वो वाला को हम भरपाई कर सकते हैं। पर उससे पहले हमारा जब लोन हम फाइनेंस करते हैं, ठीक है, सो एज ए बैंकर वी आर ऑल्सो वर्किंग इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट। सो वहाँ पर हमारा मेन जो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेन पॉइंट जो है हमें कंसिडर करना चाहिए कि फर्स्ट है कस्टमर का सी फॉर कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका रीपेमेंट क्या, इनकम सोर्स क्या है, सो दैट यहाँ से इनकम सोर्स से क्या पता चलेगा, उसका रीपेमेंट कैपेबिलिटी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या इंपॉर्टेंट है, उसका पेमेंट हिस्ट्री। ये आपका सिविल से पता चल जाएगा, ठीक है। और उससे बात करेंगे तो आपको कैरेक्टर है, उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, अगर वो अच्छा या नहीं। और इनकम सोर्स से पता चलेगा कि वो कंटिन्यूसली पे कर सकता है नहीं, क्योंकि वो अच्छा होगा पर उसका इनकम कैपेबिलिटी नहीं होगा पे करने के लिए, देन हम उसको भी फाइनेंस नहीं कर सकते। कैरेक्टरशिप अच्छा होने से अगर पेमेंट नहीं कर सकते, उसका हम देखना पड़ेगा उसका इनकम क्या क्या है, उसका कितना डिडक्शन है, किस उसका एक्सपेंसेस है, वो भी सब देखना पड़ता है। बिजनेस में कैसे उसका चल रहा है, सब कुछ देख के हमें देना पड़ेगा, सो दैट ये हमारा लोन अच्छे से चलेगा। और अच्छे से चलने पर हमारा कोई कुछ नहीं होगा, लोन आराम से स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो है पेमेंट हिस्ट्री से पता चलेगा उसका इंटेंशन क्या है। तब अगर ये तीनों पॉइंट हमने अच्छे से कंसीडर कर लिए, तो हमें सिक्योरिटी जो है बस ऐसे ही रेफरेंस के लिए रहेगा, कोई यूज की बात नहीं है, ठीक है। सो लोन देते टाइम ये वाला मेक श्योर कर लेंगे, सो दैट हमारा लोन अच्छे से खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी नो इशू, ठीक है। सो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स था हमारा हाउसिंग लोन के लिए। और उसके बाद और कुछ लोन है शायद आई विल, अगर मैं एमसीक्यू कंसीडर करा दूंगा या फिर एक साथ सेशन में आपको एक साथ बता दूंगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, और कुछ मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद से मॉड्यूल बी के बाद मॉड्यूल सी को मैं डायरेक्ट कुछ कवर करूंगा। सो लेट्स सी, कुछ टाइम बचा है और जितना हो सकता है आई एम ऑल्सो ट्राइंग, ठीक है, क्योंकि साथ में दोनों मैनेज करना पड़ता है। सो
और आप लोग भी ऑल्सो वर्किंग, सो यू नो कि हम लोग कैसे कैसे डील करते हैं। सो चिल, जितना भी होए बहुत अच्छा पेपर है आपका, इजीली अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करिए। स्ट्रैटेजी वाला सेशन देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं ऑलरेडी सब कुछ मेंशन कर लिया हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट सेशन, चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। ठीक, and also I would like to share with all of you, if you have not subscribed to our channel, then do subscribe and share with your friends those who are preparing for the exams as well। ठीक है, सो इसी के साथ हम मिलते हैं और एक न्यू सेशन में। एंड अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बॉयट क्विज जो है, क्विज जो है आपका रिटेल बैंकिंग, वो भी आपका कंडक्ट होता है। जिन लोगों का एग्जाम है नेक्स्ट टाइम भी आप ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट विल हैव ए ग्रेट कम्युनिटी, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, सो ज्वाइन जो लिंक है आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, यू कैन ज्वाइन देयर एंड ऑल्सो टू शेयर। ठीक है, सो टेक केयर एंड सी यू गाइस सून।